ताइवान के लोग एक साइड से निकले, एक गेट से निकले, चाइना के दूसरे गेट से घुसे और जाके बैठे उसी सीट पे बैठे जहां पर ताइवान के बैठते थे। तो ताइवान अब भी या चाइना अब भी उसी वन चाइना पॉलिसी को चला। जिस कंट्री में चाइना की एम्बेसी खुलती है, ताइवान की बंद करा दी जाती है। लास्ट जो ऐसा कंट्री था वो था साउथ अफ्रीका। अब ये वन चाइना पॉलिसी ने चाइना ताइवान की इस वॉर को कंटिन्यू किया। इंटरनेशनली ताइवान कोई कंट्री नहीं अगर यूएन की माने, लेकिन यूएन होता कौन है बताने वाला। ऐसे ऐसे 20 कंट्री जो कि यूएन के मेंबर नहीं और कंट्री हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जो कि शायद यूएन के मेंबर ना हो लेकिन डब्ल्यूटीओ के मेंबर। यूएन की एक बॉडी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ के मेंबर हैं, उनमें से ताइवान है। तो ताइवान को अनऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस वो भी करता है, रिकॉग्नाइज भी करता है। इंडिया भी ऐसा ही कंट्री है क्योंकि हम वन चाइना पॉलिसी का सिग्नेटरी है, चाइना की एम्बेसी है यहाँ पर इंडिया में, ताइवान की नहीं है। लेकिन हम लोगों के जो रिटायर्ड फॉरेन सर्विसेज के लोग हैं वो ताइवान में इंडिया ताइवान फोरम के नाम पे बैठे होते हैं और वीजा वगैरह मिल जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं वहां पे, उनके उनके डेलीगेशंस यहाँ आ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। ये सारी बातें सही है। यहाँ दिस इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। जहां तक बात ये कि ये चाइना जाके क्या ताइवान पर हमला कर सकता है, हम लोगों ने जो देखा है पिछले तकरीबन 30 साल से धमकी हर बार मिलती है। यहां तक कि एक बार तो धमकी ये मिली कि चाइना को ओलंपिक गेम्स नहीं दिए गए तो हम ताइवान को टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं। वो हांगकांग का अर्ली टेक ओवर की भी धमकी दी गई थी ओलंपिक गेम्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, चाइना में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर ताइवान अफेयर्स, और ताइवान में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर मेनलैंड अफेयर्स। अच्छा, ताइवान अपनी मिनिस्ट्री को बोलता है मिनिस्ट्री फॉर मेनलैंड अफेयर्स। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि दोनों के दोनों अपनी इक्विलिब्रियम को बना के चलते हैं। लेकिन ये जो एग्रेसिव पोस्चर है, ये धमकी दी जाती है कि हम ताइवान को टेक ओवर कर लेंगे। ताइवान को टेक ओवर करने का कोई प्लान अभी तक चाइना का दिखा नहीं। हालांकि लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनके, अभी नहीं दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन उनकी ये जो सिर्फ धमकी तैयारियां हैं देते ना हैं। सर, वो बार बार ये बताती हैं कि कभी भी वो कोई एक तो बड़ा एक्शन ले सकते हैं, और अगर बड़ा एक्शन नहीं भी लेते हैं तो बार बार वो ताइवान को धमका करके, चेता करके रखना चाहते हैं कि हम पर आपका अधिकार नहीं है, अभी भी हमारा ही अधिकार आप पर है। वो बार बार ये साबित करने में लगे रहते हैं। मेजर मोहन कुमार, अगर ये ताइवान और चीन के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच में संघर्ष रह जाएगा, ये पूरे क्षेत्र में फैल सकता है? कोई आएगा ताइवान के साथ खड़ा होने के लिए? देखिए मीनाक्षी, मेरी बात सुन पा रहे हैं जी। देखिए मीनाक्षी, जैसा कि रजत ने बड़ा अच्छा बोला है, आई थिंक आई टेंड टू एग्री विद हिम। चाइना और इनका रिलेशन बड़ा पुराना है और ये रिलेशन बहुत शुरू से ही जो है बड़ा डिसेप्टिव रिलेशंस रहे हैं। हमें थोड़ा सा ज्योग्राफी को भी समझना पड़ा। हिस्ट्री में रोहित शर्मा साहब ने बड़ा अच्छा बोला है, लेकिन मैं थोड़ी हिस्ट्री आपको थोड़ी ज्योग्राफी भी बता दूं। चाइनीज़ की जो ताइवान के जो दो आइलैंड है, जिनमें एक आइलैंड है उनका जिससे चाइना की दूरी सिर्फ 2 माइल्स है। आप समझ सकते हैं वो कितना क्लोज है चाइना के। चाइनी जो इनका एक आइलैंड है जिनमेन और दूसरा आइलैंड है माजू। माजू इज ओनली 10 माइल्स फ्रॉम मेनलैंड चाइना। और ये दोनों मेन इनके वो आइलैंड्स हैं जहाँ से वो अपने सबसे ज़्यादा डिफेंस का जो एस्टेब्लिशमेंट है इन दो आइलैंड के ऊपर ही होता है। और दूसरी बात आ जाती है जो एक फॉर्मोसा रेजोल्यूशन है विच इज बाय अमेरिकन को, जो आइजनहावर ने, जो प्रेसिडेंट आइजनहावर को अमेरिकन कांग्रेस ने एक कंप्लीट फ्रीडम दे दी कि भाई आप ताइवान को डिफेंड करेंगे कम वोट में। तो उसी ये जो फॉर्मोसा रेजोल्यूशन है ये शुरू से चाहे जो अमेरिकन बेस अमेरिकन पॉलिसी है उसको गाइड करता आ रहा है। और अभी भी मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जो है अमेरिका जो है चाइना के साथ अगर कोई इस तरह की लड़ाई होती है तो ताइवान को सपोर्ट करने के लिए हमेशा से तैयार रहेगा। दूसरी बात जो आपने अपने शुरू में जो बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो ताइवान है, दो एक छोटा सा कंट्री है लेकिन इसके बावजूद दुनिया का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व ताइवान के पास होता था।
आज भी जो है ताइवान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे है, जो उनकी इकोनॉमी को समझाता है, और जो उनकी इकोनॉमिक जो उसका आर्थिक जो उनकी धमक है दुनिया के ऊपर, उसको समझाता है। और देखिए, अगर ताइवान को कुछ भी होता है, anything going wrong in Taiwan is definitely affecting US, बिकॉज यूएस की जो इंडस्ट्री है वो उनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो एक स्पेसिफिक, जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं जो कि उनकी बड़ी बड़ी मशीन्स के लिए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह का जो हाई टेक्नोलॉजी मटेरियल है वो ताइवान से ही निकलता है। सो ताइवान को, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, कि अगर ताइवान को कुछ भी होता है तो मेरे ख्याल से ये जापान और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और नेचुरली कंट्रीज लाइक इंडिया और बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा जो है चुनौती होगी, उनको जी। अपनी इंडस्ट्रीज को सस्टेन करने के लिए या अपने प्रोडक्शन बेस को सस्टेन करने के लिए। ट्रू। जितना इम्पोर्टेंट ईरान का जो है क्रूड है, या मिड अपनी गल्फ कंट्रीज का क्रूड है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है चाइना, सॉरी, ताइवान की टेक्नोलॉजी है। तो कोई भी किसी भी हालत में जो है, मुझे नहीं लगता कि चाइना कोशिश करे भी कि अमेरिका इसको कभी ताइवान को नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है ग्रुप कैप्टन, ये ताइवान की अगर हम सैन्य शक्ति की बात करते हैं तो ये चाइना के आगे कितनी टिकाऊ है? ताइवान एक लंबे वक्त से खुद को तैयार तो कर रहा है, लेकिन चाइना के आगे टिक पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए भी। हाँ, इसमें एक्चुअली जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला था कि मिलिटरीली इनका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। टू 2 लाख और समथिंग इनके पास आर्मी है, और वो चाइना के पास 26 मिलियन, मतलब कोई बराबरी नहीं कर सकते आप इनके साजो सामान की। हालांकि अमेरिका ने इनको एडवांस इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, ऑफेंसिव भी हैं और डिफेंसिव भी हैं, बट मिलिटरीली ताइवान कैनॉट बी कंपेयर्ड टू चाइना, नंबर 1। तो इनका सारा, मुझे लगता है कि इफ वी कैन ड्रॉ सम पैरेलल्स टू अंडरस्टैंड एक्चुअली हो क्या रहा है, तो आज से कुछ वर्षों पहले जैसे हांगकांग को कॉलोनी ऑफ यूके से हटा के धीरे धीरे इन अ स्लो प्रोसेस, चाइना का एक्सपेंशनिस्ट मूव बहुत ग्रेजुअल और बहुत मेथोडिकल होता है। तो उसको फिर लीज पे और फिर फाइनली, मतलब आफ्टर सम टाइम एक डेट लाइन देके कि वो टोटली चाइना गवर्नड होगा, लेकिन चाइना विल नॉट इंटरफेयर विद द इंफ्रा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। कुछ फील्ड्स ऐसे उन्होंने फ्री छोड़े थे, क्योंकि चाइना में जो एब्सोल्यूट कम्युनिज्म है, जहां एवरीथिंग इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड और कैपिटलिज्म का सी भी नहीं हो सकता वहां पे, वहां उनको भी फ्यूचर में कुछ ऐसी जगहें चाहिए जहां पे कैपिटलिज्म, जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल्स ज्यादा हो और हाईटेक हो, और भले ही उसके बदले में उनको कुछ इंफ्रा या उनकी जो बेसिक पॉलिसीज ऑफ कम्युनिज्म की हैं रिगार्डिंग लेबर लॉज एंड ऑल, उसको अनदेखा करना पड़े। तो हांगकांग में एग्जैक्टली यही हुआ। ताइवान का केस थोड़ा अलग है हिस्टोरिकली एंड पॉलिटिकली, बट इवेंचुअली वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स दैट कि ये वन चाइना सब मानते हैं, इंडिया मानता है वन चाइना, अमेरिका वन चाइना मानता है, इसी वजह से वहां एम्बेसीज नहीं खोली गई। ठीक है, इंटरैक्टिव होता है, लेकिन चाइना को ये मालूम है कि ताइवान इज अ वेरी एडवांस्ड एंड अ वेरी इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्री मतलब ए डोमेन आप बोले, प्रोविंस बोले, जो भी एक इलाका है। तो इसको एनेक्स करने से चाइना की इकोनॉमी को जो भी थ्रस्ट मिल सकता है टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक ग्रोथ पैटर्न्स, नॉट कम्युनिस्ट ग्रोथ पैटर्न्स, ये एक थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उनको ये मालूम है कि जैसे हांगकांग को हमने रखा है उस तरह से अगर हम ताइवान को भी रखेंगे तो विदाउट इन्फ्रिंजिंग विद द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कम्युनिज्म जो कि मेनलैंड चाइना में है, वो इस तरह के कैपिटलिस्टिक ग्रोथ एरियाज को भी अपने अंडर में लेना चाहेंगे। और इसी वजह से उनका एक सॉफ्ट तरीका है एनेक्स करने का। किस फॉर्म में करेंगे, मिलिटरी अंदर घुस जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि जैसे हम TAR के लिए चाइना को बोलते हैं कि यू स्टे अवे टिबेटन ऑटोनोमस रीजन, उसी तरह चाइना की भी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग दिल्ली के साथ है कि हम ताइवान को ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन ताइवान ग्रेजुअली पिछले 2 दशकों को अगर आप मैप करेंगी तो अपना इन्फ्लुएंस, अपना इंडिपेंडेंस, अपनी सॉवरेनिटी को धीरे धीरे स्ट्रांग कर रहा है। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि उनको अपना फ्लैग डिजाइन करना या अपना डॉलर डिजाइन करना और चाइना को ये इंडिकेट करना कि हम रिकग्नाइज नेशन नहीं है, लेकिन एक रिकग्नाइज नेशन के पास जो भी सिग्नेचर्स होते हैं वो उसको धीरे धीरे ताइवान ने ग्रो किया है और दुनिया को उससे काम पड़ता है। बहुत ही फॉरवर्ड, बहुत ही एफ्लुएंट सोसाइटी है, GDPs बहुत हाई हैं, डेवलप्ड नेशन माना जाता है।
और कॉस्ट ऑफ लिविंग या फॉर दैट मैटर जितने भी इंडेक्सेस हैं जिसपे आप एक कंट्री के ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं, उस पे ताइवान इज प्रेटी स्ट्रांग। तो मिलिटरीली उसको कंपेयर करना मीनाक्षी विल नॉट बी ओके, बिकॉज कोई बराबरी नहीं है। अब कयास लगाने के लिए कुछ भी है कि अमेरिका आ जाएगा तो वो लड़ सकते हैं, कुछ जी। डिले कर सकते हैं, बट देयर बी नॉट एसिमेट्रिक वॉर बिटवीन ताइवान एंड चाइना। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, चाइना से वैसे भी अमेरिका वो उलझने के लिए थोड़ी ना ताइवान का साथ देगा, ऐसा हो सकता है सर? अमेरिका क्योंकि को सेमीकंडक्टर के मामले में चिप्स की अगर हम बात करते हैं 90% बिल्कुल अमेरिका भी वहां से लेकर के जाता है, 90% तो वही लेकर के जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वो चीन पर भी इसके लिए निर्भर है। अमेरिका और चाइना पिछले 30 वर्षों से, तकरीबन 3 दशकों से सेमीकंडक्टर्स और उनसे रिलेटेड जो अर्थ एलिमेंट्स चाहिए वो दुनिया में जहां जहां पा रहे हैं, चाहे वो ताइवान हो, ग्रीनलैंड चाइना हो। का सदर्न साइड या पाकिस्तान बलूचिस्तान रीजन, इन हर जगहों पे इन दोनों कंट्रीज ने गवर्नमेंट्स को बिफूल करके या मैनेज करके या कॉम्प्रोमाइज करके वो अर्थ एलिमेंट्स निकालना, इनको पता है फ्यूचर इज सेमीकंडक्टर्स। तो एक तरफ वो उसका रॉ मटेरियल कैप्चर कर रहे हैं ग्लोबली इंक्लूडिंग अफ्रीकन कंट्रीज, और दूसरी तरफ जहां इनके प्रोडक्शन स्किल्स हैं, जो इंफ्रा डेवलप्ड है, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं, वहां नो हाउ है, नॉलेज है, उसको अपने ग्रिप में रखने की दोनों कंट्रीज कोशिश कर। इसमें एक तरफ पाकिस्तान टाइप की कंट्रीज है जो सोल्ड आउट हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने पूरा का पूरा बलूच रीजन में चाइनीज कंपनीज को और अमेरिकन कंपनीज जो थ्रू कनाडा ऑपरेट करती हैं पूरा अपना अर्थ एलिमेंट्स ले जाने को बोला। ये ले जाते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, जहां वहीं पे ताइवान का रोल, इस तरह की कंट्रीज का रोल जो बहुत एडवांस है इसको यूज करने में, इन मटेरियल्स को, उसको वो अपने क्लब में रखना चाहते हैं। अगर अपने ग्रिप में रखेगा ताइवान को अमेरिका, तो चाइना का जो डोमिनेशन है इन सॉफ्टवेयर, ब्लू चिप जी। या सेमीकंडक्टर्स, उसको कहीं ना कहीं अमेरिका बैलेंस आउट कर पाएगा। मिलिट्री पावर के लिए मैं ऐसी बात नहीं मानता हूं साउथ चाइना। जी, ठीक है। रोहित सर, ये चीन अगर कब्जा करता भी है ताइवान के ऊपर तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर उससे बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। क्या पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ ताइवान पर ही डिपेंड है सेमीकंडक्टर्स के लिए? ये बात तो सही है कि पूरी दुनिया ताइवान पे डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स के लिए, लेकिन ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स जो हैं, पहली चीज के सेमीकंडक्टर्स जब बनते हैं या वो चिप्स जो बनती है नैनो टेक्नोलॉजी वाली, एक अर्थक्वेक भी आ जाए तो वो चिप खराब हो जाती है, तो उसे बनाना ऐसी जगह पड़ता है उसकी उसकी चिप्स को जहां पर अर्थक्वेक या जरा सा भी मूवमेंट ना हो। बड़ा 1 इंच का भी 1000 पार्ट की वो टेक्नोलॉजी होती है, बहुत बहुत ही 1 इंच मतलब आप सोचिए 1 मिलीमीटर का भी 1000 पार्ट हो, जितनी लेवल पे वो काम होता है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में कम और लाओस, वियतनाम, चाइना यहाँ सब है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या ताइवान को टेक ओवर करने की प्लानिंग है चाइना की? लॉन्ग टर्म में भले ही होगी, अभी नहीं है। उसे पता है कि एक न्यूक्लियर वॉर सामने खड़ी है। अच्छा, ताइवान चला भी जाता है चाइना के पास तो अमेरिका को क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका इस हेगेमनी को नहीं जाने देगा। अमेरिका की थिंकिंग ये है कि ताइवान गया तो वी लॉस्ट द बैटल। ताइवान एक बड़ी इकोनॉमी है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वहां पे। सेमीकंडक्टर चिप्स ही नहीं, वहां से और भी बहुत सारे काम चलते हैं, इंटेलिजेंस के काम चलते हैं। साउथ चाइना सी का पूरा जो हिसाब किताब है वो चलता है। साउथ चाइना सी पे चाइना अपना आधिपत्य मानता है, ये मानता है कि हमारा एरिया है। ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, ये कंट्रीज ना हो तो वो ले ही जाए। तो ताइवान एक ऐसा मोहरा है, या बोले ताइवान एक ऐसी जगह है जहां से अमेरिका उस पे नजर रखता है। तो और सेकेंडली एक बड़ी इकोनॉमी है सेमीकंडक्टर्स में, एक बहुत बड़ा नाम है सेमीकंडक्टर्स, वर्ल्ड के 80% 90% वो ही दे रहा है। तो उसकी टेक्नोलॉजी को इंडिया लाने की कोशिश की गई, बातचीत अब भी चल रही है। गुजरात में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का पार्क लगाया, अगर वो यहाँ पे लगाता है तो इट विल बी वेरी गुड। वो भी चाह रहा है। अच्छा, कुछ सेमीकंडक्टर्स ताइवान जो है, या बोले तो ताइवान की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है, तो दोनों इंटरडिपेंडेंट भी हैं इकोनॉमीज। ताइवान की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और चाइना में होकर के वो मेड इन ताइवान नाम से चली जाती है। ये चीज भी सोचनी पड़ेगी। अब ताइवान को अपने फायदे के लिए या अपनी डिफेंस के लिए क्या क्या दिया गया है? आप बोलिए तो पूरी अमेरिकन मशीनरी उधर पड़ी है। F-16 दिए हुए हैं, मिसाइल्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। सारा ताइवान का 100% मिलिट्री हार्डवेयर जो है अमेरिका से आता है। तो
वो एक अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर का बायर भी, ये भी एक रीजन है कि अमेरिका उसको बहुत तगड़ा सपोर्ट करता है। बहुत सारे रीजन है, इसलिए उसका इंटरेस्ट है। ताइवान पे अभी हमला होने जा रहा है, ये हमला तब नहीं हुआ जब नैन्सी पेलोसी वहां लैंड, अमेरिका की कांग्रेस की चेयरपर्सन वहां लैंड की, इसका मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में ऑफिशियल रिलेशंस बन गए सीधे सीधे। हालांकि नहीं बने हैं, हालांकि चाइनीज एम्बेसी वहां पे ऑपरेट कर रही है वॉशिंगटन में, लेकिन कोई भी अगर हाई रैंकिंग, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ताइवान जा रहे हैं तो लगेगा ना, स्टैंप लगेगी, और ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ऑफिशियल रिलेशंस बन गए। और क्या ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं? तो नैन्सी पेलोसी वहां लैंड की तो इसका मतलब क्या है? तो ऑफिशियल रिलेशंस ही हैं लगभग। तो ये अच्छा, जो अमेरिका रिलेशंस है, काफी नैन्सी पेलोसी गई थी तो उसके बाद चाइना काफी नाराज भी हुआ था। रिलेशंस बनाने जा रहे हो क्या? ऑफिशियल रिलेशंस ना होते हुए भी ऑफिशियल रिलेशंस से ज्यादा बेटर रिलेशंस है दोनों कंट्रीज के बीच में। ऑफिशियल इंडिया के भी कुछ वैसे ही हैं। जब हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स ढूंढनी होती है तब तो हम साफ बोलते थे नहीं हमारे तो कोई ऑफिशियल रिलेशंस नहीं ताइवान से। अदरवाइज ताइवान से हमारे सारे रिलेशंस चल रहे हैं, उनके डेलीगेशन से इंडिया आ रहे हैं, हमारे डेलीगेशन वहां जा रहे हैं, और क्या चाहिए? हमारी फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स वहां ऑनलाइन जुड़ी थी जब ताइवान के प्रेसिडेंट ने ओथ लिया था। तो और उनको बाद में, वो समय एमपी थी, बाद में उनको एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट में एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया था, नाम था मीनाक्षी जी, मीनाक्षी लेखी। तो अगर हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो हमारे रिलेशंस ही है ना। ये चीज हम इसलिए भी यूज करते हैं कि चाइना को एंटेगनाइज किया जाए। चाइना अगर बार बार हमारे अरुणाचल को स्टेपल्ड वीजा देगा तो हम ताइवान के फंक्शंस में जाएंगे। तो ये जो ताइवान का है, ये कहीं ना कहीं नब्ज दबाने की भी बात है। लेकिन चाइना कई बार ऐसी हरकतें करता है, क्यों? इसलिए करता है कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका पर प्रेशर डालना चाहता है, और अमेरिका पर प्रेशर डालने के चक्कर में वो, अभी ईरान का मामला चल रहा है तो वो ताइवान के चारों ओर अपने शिप्स घुमाएगा। ताइवान के ऊपर से ऑन एन एवरेज महीने में 3-4 बार ताइवान के ऊपर से चाइनीज प्लेन निकल जाते हैं। उधर उधर जापान के ऊपर से भी निकालने की कोशिश करता है, रशिया भी और चाइना भी। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अटैक अभी होने वाला है या कोई किसी भी तरीके का कब्जा होने वाला है आइलैंड पे, उसके चांसेस बहुत कम हैं अभी। आगे आएंगे 50 साल बाद भी डोंट नो, 20 साल बाद भी डोंट नो, अभी नहीं है। हाँ, प्रेशर बना रहेगा उस एरिया में, क्योंकि साउथ चाइना सी रीजन में हमने देखा है कि चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, और आर्टिफिशियल आइलैंड से अब वो ऑपरेट करने लगा है। क्यों बनाए हैं आर्टिफिशियल आइलैंड्स? ताकि वो उस पूरे एरिया पे अपना कब्जा हो जाता है। वहां पर जो बताया जा रहा है वहां पर गैस है, वहां पे दूसरे मिनरल्स हैं। ये उन एरियाज पे अपना कमांड बना करके और वहां के गैस को और मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। देन सेकेंडली, जैसे ही आप स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का क्रॉस करते हैं आप साउथ चाइना सी में घुसते हैं। तो अगर स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का में इंडिया का दबदबा बनाया जा रहा है, और बनाया जा रहा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडियन नेवी वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है। तो इंडियन नेवी अगर वहां पेट्रोलिंग कर रही है तो चाइना की सबमरीन निकले या चाइना का शिप निकले हमारी निगाहों में आता है, हम उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और ये आज से नहीं है, ये 20 साल से हमारे ऊपर 20 साल पहले प्रेशर था कि ऐसे कीजिए, हमें कोस्ट गार्ड ने मना कर दिया था, तो हमारी नेवी कर रही है, तो हम उधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो हम वो तो पेट्रोलिंग हमारी कर ही रहे हैं, हम तो नजर रखना भी पड़ता है कई बार। लेकिन ये जो मेजर विराट चीन की तरफ से लगातार वहां पर ड्रिल की जाती है, चीन लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहता है, तो ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन होता है या फिर वो असली युद्ध की तैयारियां भी करते जा रहा है ताइवान के साथ? देखिए, असली युद्ध की तैयारी वो मेजर विराट से चाहूंगी मैं जवाब, सॉरी। मीनाक्षी, देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा एक दबाव बनाने का प्रयास है चीन का ताइवान के ऊपर। और ये जो जितनी भी मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, जिनको एक्सरसाइजेज आप कह रहे हैं, ये वहां पे पास में करते हैं, तो कहीं ना कहीं ताइवान के लिए भी दिक्कतें खड़ी होती हैं, उसको अपने जेट स्क्रैम्बल करने पड़ते हैं। देखिए, वॉर ऑफ एट्रिशन है ना। आपने बोला कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हर तरीके से चीन दबाव बनाना चाहता है, और कहीं ना कहीं उसमें चाहे वो साइबर तरीके से अटैक करना हो, चाहे वो इस तरीके की ड्रिल्स करनी हो जिससे जो ताइवानीज लोग हैं वो परेशान हो, इस तरीके की चीजें करते हैं। आपको बताऊं कि इन्होंने, जो ताइवानीज लोग हैं, उन्होंने अपने अंडरग्राउंड शेल्टर्स, बॉम्ब शेल्टर्स लगातार बना के रखे हैं। उसकी भी ड्रिल वो लगातार करते हैं ताकि कल को अगर हमला होता है तो वो सेफ रहें, तैयार रहें। एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पिछले 18 साल से भारत ने किसी भी तरीके से रीअफर्म नहीं किया है वन चाइना पॉलिसी। ये बात 2008 में आखिरी बार भारत ने कही थी। उसके बाद से भारत ने कभी भी किसी भी जॉइंट स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी में ताइवान को आपके साथ देखते हैं। ये बहुत ही रोचक बात है।
और ये ना कहना, पिछले साल भी इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि भाई आप हमको वन चाइना पॉलिसी पे आप एक बार फिर से जॉइंट स्टेटमेंट दीजिए। भारत ने नहीं दिया, भारत ने कहा हमारी जो पुरानी पॉलिसी है हम उसी को बोलते हैं, कुछ भी क्लियरली स्टेट नहीं किया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन को दर्शाता है कि हम इसको लेवरेज बना के हम काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज, जो ताइवानी यूथ है वो माफ कीजिएगा, जो ताइवानी यूथ है वो चाइना के साथ अपने आप को नहीं देखता है। जो पुराने चाइनीज जो ब्रेकअवे जो लोग थे, जो पहुंचे थे ताइवान, वहां पे उन्होंने ये सब पूरा देश सेटअप किया, वो लोग आज भी अपने आप को चीन से जुड़ाव महसूस करते हैं। जो यूथ है वो अपनी ताइवानीज आइडेंटिटी को देखता है, वो उसको मेंटेन करना चाहता है, वो चाइना के साथ नहीं जाना चाहता। ये बात बिल्कुल ही क्लियर है। वहां पे आप बात करेंगे आपको समझ में आएगा कि वो लोग नहीं है चाइना के साथ खड़े। वो ये कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते, पर हम चाइना के साथ जाना भी नहीं चाहते। देखिए, आपने पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी की बात करी थी। हमला अगर चीन करता है तो हमला अपने आप में बहुत कठिन होगा, और अगर वो वहां पे हमला कर भी लेता है तो कब्जाना इतना कठिन हो जाए कि ये पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी सफल हो जाए। देखिए, अगर अमेरिका नहीं खड़ा होता आज की डेट में ताइवान के साथ, तो कब का हमला हो गया होता और कब्जा कर लिया गया होता। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि यूएस की ही वजह से ये जो हमला है वो बचा हुआ है। चाइना भी अगले साल 100 साल के पीएलए जो इनकी फोर्स है उसके 100 साल हो जाएंगे। शी जिनपिंग भी कहीं ना कहीं अपने आप को इतिहास में देखना चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं कि भाई वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ताइवान को अक्वायर किया। तो कहीं ना कहीं उस इतिहास में जाने के लिए आपको इंडिविजुअल एम्बिशन भी देखना पड़ेगा। और ये लगातार अभी जो चेंजेस आए हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें लगातार चीन कह रहा है कि हम ऐसे नहीं तो वैसे